नमस्कार, IND24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तेज रफ्तार जिंदगी, बदलती जीवन शैली और बिगड़ते खान पान ने लोगों के लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर दी है। और वो परेशानी है बढ़ती बीमारियों की। कभी किसी को दिल की बीमारी हो रही है तो किसी को डायबिटीज हो रही है। चेस्ट की बीमारियों ने तो जैसे लोगों का हाथ सा थाम लिया है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि कमर, घुटने और गर्दन में लोगों को जो दर्द एक उम्र के बाद शुरू होता था, वो अब युवाओं और बच्चों तक चपेट में आने लगा है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही बीमारियों की जो देखने में तो आम बीमारी है, लेकिन इसको नजरअंदाज करना आपके लिए मुसीबत जो है खड़ा कर सकता है। और अगर इन बीमारियों की हम बात करें तो एक और है निमोनिया, जो सांस से जुड़ी गंभीर बीमारी है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। और दूसरी ओर गर्दन दर्द की बीमारी। आज कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ हम जानेंगे कि आखिर क्यों ये बीमारियां तेजी से बढ़ रही है, ये बीमारियां आखिर क्या है, इनके कारण क्या है, और सबसे जरूरी चीज कि अगर ये बीमारी हो चुकी है तो आखिर इनसे बचा कैसे जा सके, क्या निदान आखिर हो सकते हैं। तो कुछ एक्सपर्ट डॉक्टर हमारे साथ हैं जिनसे हम जानेंगे। सबसे पहले आपका परिचय हम करवा देते हैं, स्वागत हम कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमित जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, न्यूरोसर्जन है। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर बी बालकृष्ण जी जुड़ चुके हैं, सीनियर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। आप दोनों ही डॉक्टरों का, दोनों ही खास मेहमानों का मैं स्वागत करती हूँ हमारी इस खास चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत बी बालकृष्ण जी आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि निमोनिया की जहां बात होती है अक्सर ये देखा जा रहा है कि थोड़ी सी सर्दी जुकाम हुई नहीं कि निमोनिया कहीं ना कहीं बता दिया जाता है लोगों को, और काफी परेशान भी हैं इससे लोग। तो जब हम किसी बीमारी की बात करते हैं तो उनके कारण भी जानते हैं, निदान भी जानते हैं, लेकिन एक सबसे आवश्यक चीज जो होती है कि आखिर वो बीमारी है क्या। और मुझे लगता है कि सबसे पहले वही जानना चाहिए। तो मैं आज यही जानना चाहूंगी कि निमोनिया आखिर है क्या, कैसे ये आखिर इंसानों में फैल जाता है। जैसे कि आपका क्वेश्चन पहला है कि निमोनिया होता क्या है। निमोनिया के बारे में मैं ये बताना चाहता हूं कि निमोनिया फेफड़ों के एक जो यूनिट होती है जिसको एल्वेलाई कहा जाता है, इसमें धीरे धीरे वाटर का कलेक्शन आने लगता है, वो धीरे धीरे सॉलिडिफाई होने लगता है और वो कड़क हो जाता है और फेफड़े टाइट हो जाते हैं उस समय। और निमोनिया के समय फेफड़े अच्छे से काम नहीं करते। काम नहीं करने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, सांस फूलता है, छाती में दर्द होने लगता है, कई बार बुखार, तेज बुखार के साथ ये सारी चीजें जुड़ी होती है। हाँ। और ये इस तरह फैलता है कि जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें वातावरण में, जैसे पहले हमने कोविड के समय देखा था कि ड्रॉपलेट्स की वजह से या एरोसोल्स की वजह से, ऐसा डिफरेंट माध्यम होते हैं, इसके अलग अलग माध्यम होते हैं, इस माध्यमों के जरिए ये फैलता है। तो ये फैलने से श्वास की नली में जाती है और जाने के बाद उस पूरे फेफड़े श्वसन तंत्र को इन्फेक्शन करने लगती है और एक पर्टिकुलर पार्ट या पूरा फेफड़ा उसमें टाइट हो जाता है, कड़क हो जाता है और उससे काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इस तरह उसमें निमोनिया डेवलप होता है, कड़कपन डेवलप होता है। जी, निश्चित तौर पर ये तमाम वजहें हो सकती है और निश्चित ये गंभीर बीमारी में बन सकती है अगर इसके दूरगामी हम परिणाम देखें, समय पर इलाज ना हो पाए तो। अमित जी आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आप अगर देखा जाए न्यूरोसर्जन है, अच्छी भली भांति से जानते हैं तमाम जो बीमारियों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। खासतौर पर मैं गर्दन दर्द की बात करूंगी। अक्सर ये देखा जाता था कि हम सोकर उठे हैं तो मोच वोच आ जाती थी, सोते समय तो गर्दन में अक्सर दर्द रहता था। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि जो गर्दन का जो दर्द है वो लंबे समय तक बना हुआ है। कारण हम उसका स्पष्ट देख नहीं पा रहे हैं। तो आखिर कारण होता क्या है गर्दन दर्द का, क्या कुछ कारण हो सकते हैं? जी, नेक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आप कम्युनिटी में देख रहे हैं। कॉमनली ये एबनॉर्मल पोस्चर की वजह से होता है। सोने के समय जो है हमारा एबनॉर्मल पोस्चर, पिलो का साइज भी छोटा बड़ा होता है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है नेक पेन का। बट बदलती लाइफस्टाइल में जिस तरह से मोबाइल का यूज बढ़ते जा रहा है, नेक की बेंडिंग होती है बहुत ज्यादा और उसके कारण लिगामेंट्स जो होते हैं हमारे सॉफ्ट टिश्यू और मसल्स में स्ट्रेन आना शुरू हो जाता है। इनिशियली ये थोड़े टाइम के लिए होता है, बट कंटिन्यू जो हमारा जो एबनॉर्मल पोस्चर हमारी वर्किंग जैसे कंप्यूटर यूज और मोबाइल यूज के कारण होता है, तो नेक में परसिस्टेंट डिफॉर्मिटी डेवलप होती है, हमारे जॉइंट्स अफेक्टेड हो जाते हैं, लिगामेंट्स लैक्स हो जाते हैं और लंबे समय होने के बाद आगे चल के नसों में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, हाथों में कमजोरियां, झिंझिनी आना और प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ सकता है।
निश्चित ही, यानी कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए गर्दन में अगर आपको दर्द है तो निश्चित ही डॉक्टर की सलाह लेना मुझे लगता है कि जरूरी होगा इस मामले में, ताकि जल्द से जल्द इलाज भी मिल पाए। देखिए बालकृष्ण जी, एक बात ये भी देखी जा रही है निमोनिया को लेकर, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, आपने कारण बताया कि किस कारण से हो सकता है निमोनिया, आखिर है क्या। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है लोगों को थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम होता है तो वो या तो घरेलू उपाय अपना लेते हैं, लंबी कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि सर्दी जुकाम थोड़े दिन तक हुआ, कुछ लोगों का ठीक हो जाता है, कुछ लोगों का और बढ़ता जाता है। तो इसमें जो जोखिम भरे कारक होते हैं कौन कौन से आखिर हो सकते हैं अगर समय पर इलाज ना मिले, या जो भी तमाम चीजें रहती होंगी। दूसरी चीज कि निमोनिया कब आखिर ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेज है इसमें ज्यादा बढ़ सकता है। जी, खासकर इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात होती है किन लोगों को निमोनिया होने के रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। हाँ। ये उन लोगों में जैसे खासकर छोटे बच्चों में, और जिनको मिडिल एज लोग हैं, जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की, किडनी की, ब्रेन की, या ऐसी कोई तमाम क्रॉनिक बीमारी है जिसमें लंबे समय से दवाइयां चल रही है, या ऐसे कई बार होता है जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, कैंसर वाले पेशेंट है, और कभी कभी ऐसी कुछ दवाइयां होती है जैसे स्टेरॉइड्स है, लंबी चलती है, और कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऐसे मरीज, इन लोगों में निमोनिया होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उनको निमोनिया में तब्दील कर देता है। तो इन लोगों को काफी सतर्कता रखनी चाहिए। इस तरह से आप जितने भी इस कैटेगरी के लोग हैं उन सब में हम निमोनिया से बच सकते हैं, खासकर क्योंकि छोटी मोटी सर्दी खांसी हम समझते हैं कई बार, पर ठीक है 40-50% तो ठीक हो जाती है, पर उसके बाद वाली जो बीमारियां हैं, जो उससे ज्यादा किन लोगों को सिम्टम्स आते हैं, उन लोगों को बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं, 2 से 3 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, या फिर 5 दिन में ठीक नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर्स को जरूर कंसल्ट करें इसके लिए। और उन लोगों को ध्यान रखना है अगर जिनका हार्ट रेट बढ़ रहा है, ऑक्सीजन थोड़ा बहुत कम भी हो रहा है, 3 to 4% भी कम हो रहा है, तो भी आप डॉक्टर से सलाह लें। तेज बुखार अगर है तो बिल्कुल सलाह लें। जी, निश्चित है। लेकिन इसमें एक ये डिफरेंट भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि थोड़ी बहुत सर्दी जुकाम है जो चल जाती है, आपने बताया 40 से 50% हम घर पर ही सही कर लेते हैं, या फिर जो नॉर्मल मेडिसिन होती है वो हम ले लेते हैं, उससे ठीक हो जाती है। लेकिन आखिर पता कैसे लगाया जाए कि ये नॉर्मल सर्दी जुकाम है या फिर ये निमोनिया में बदल चुका है? तो कुछ खास ऐसे लक्षण हैं इस बीमारी के? इसमें सबसे जरूरी बात याद रखनी चाहिए समय सीमा। अगर आपके 4 से 5 दिन में चीजें ठीक नहीं हो रही है, हल्का फुल्का सिम्टम्स है जैसे कि हल्की फुल्की बुखार है, हल्की फुल्की खांसी है, और छाती में हल्का फुल्का दर्द है, इस तो टॉलरेट कर सकते हैं। अगर आपकी दर्द बढ़ रही है, बुखार तेज हो रहा है, खांसी तेज हो रही है, आपको बेचैनी फील हो रही है, तो आप बिल्कुल भी घरेलू उपचार ना करें, दूसरे तरीके से उपचार ना करें। प्रॉपर डॉक्टर्स को दिखाइए, चेस्ट फिजिशियन को दिखाइए, अंदरूनी तरह से जांच कराइए, प्रॉपर ब्लड टेस्ट, एक्सरेस वगैरह करा के आप अपने इन्फेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं कितना है। उसके हिसाब से अलग अलग निमोनिया के अलग अलग इलाज होते हैं। तो इसलिए प्रॉपर चेस्ट फिजिशियन को दिखा के आप अपने जो निमोनिया है, फेफड़ों का संक्रमण है, उसका इलाज कराएं। तो अगर हम इसको बात करें तो 3 से 4 दिन अगर माइल्ड सिम्टम है तो उसको ज्यादा वरी नहीं करना है। अगर थोड़ा सिम्टम मॉडरेट टू सीवियर है तो उसमें आप जरूर चेस्ट फिजिशियन को दिखाएं। निश्चित है। और यही सवाल आपसे भी रहेगा अमित जी, क्योंकि गर्दन का दर्द अगर देखा जाए, जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि कभी कभी हो सकता है कि पिलो की वजह से या बाकी जो कारण रहे उनकी वजह से गर्दन में दर्द रहता है, और इसमें अधिकतर लोग यही करते हैं कि अगर कुछ मोच आ गई हो हल्की सी तो या तो वो आयोडेक्स लगा लेंगे, या फिर बाकी जो क्रीम आती है पेन किलर टाइप में होती है, पेन किलर खा लेंगे तो उससे ये समझा जा सकता है कि दर्द खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसे में आखिर जो न्यूरोसर्जन होते हैं उनसे परामर्श कब लें, कब उनसे कंसर्न करें, कितना समय हम वेट कर सकते हैं अगर गर्दन में थोड़ा बहुत दर्द है तो, या फिर डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाना है? तो ये जानकारी भी हम आपसे जानना चाहेंगे। जी, देखिए नेक पेन क्या होता है कि इनिशियली जब भी स्टार्ट होता है एक लोकलाइज सिर्फ नेक पे होता है, तो वो लोकल नेक पेन वो कुछ दिनों के लिए रह सकता है। कई बार आप जैसे बता रहे हैं पेन किलर्स, मसल रिलैक्सेंट या लोकल एप्लीकेशन करने से वो रिलीफ मिल जाता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी ये दर्द फैल कर हाथों में आ जाना, कंधे पे आ जाना, हाथों में साथ में झिनझिनी आ जाना, या काम करने में या लिखने पढ़ने में समझने में दिक्कत होने लगे, राइटिंग चेंज होने लगे, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी नसों में दबाव आ रहा है।
साथ ही साथ कई बार उठने बैठने में, चलने में भी दिक्कत आने लगती है। तो कई बार हाथ पैरों में खिंचाव आने लगते हैं। ये चीजें बताती हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो लोकल नेक की मसल्स का नहीं है, साथ ही साथ नर्व्स का या जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ रहा है। चूंकि मसल्स और लिगामेंट्स से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट बीमारियां होती हैं। जैसे बच्चों की बात करूं मैं, तो छोटे बच्चों में कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात विकृतियां होती हैं, जिसमें गर्दन का टेढ़ापन, जिसे टॉर्टिकोलिस कहा जाता है। ऐसे बच्चों में यदि टॉर्टिकोलिस मिलता है तो हमें तुरंत डॉक्टरी परामर्श की जरूरत होती है, क्योंकि वो टॉर्टिकोलिस सिर्फ मसल रिलेटेड नहीं, जॉइंट रिलेटेड और नर्व रिलेटेड भी हो सकता है। साथ ही साथ यदि मिडिल एज, जैसे जो वर्किंग है, इनमें कंप्यूटर यूज, जिस तरह से मैंने बताया, मोबाइल यूज ज्यादा है, कंटिन्यूस स्ट्रेन के कारण इनिशियली मसल, बाद में जॉइंट्स एंड नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और ओल्ड एज के पेशेंट में बोलना चाहूंगा कि इतनी वीक बोन्स होती हैं, जॉइंट बहुत इजीली इरोड हो जाते हैं। ऐसे पेशेंट्स में नर्व की इंजरी होने के चांस बहुत ज्यादा आते हैं। इवन जो मजदूर होते हैं या हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, मिडिल एज, ओल्ड एज दोनों में। तो इसलिए यदि कभी भी नेक पेन हमारा फैलना स्टार्ट होता है, जल्द से जल्द हमें न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की सलाह लेना चाहिए और उचित परामर्श लेना चाहिए। निश्चित ही देरी नहीं करना चाहिए, अगर क्योंकि वही होती कि दिखने में छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन इनके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बालकृष्ण जी, देखिए, अगर ये चीज देखी जा रही है, निमोनिया को लेकर भी आपने तमाम चीजें बताई हैं, लेकिन अब सवाल जो एक अहम है कि आखिर इसके निदान क्या कुछ हो सकते हैं, कैसे बचाव इसके हो, क्योंकि डॉक्टर के पास भी जाते हैं, क्या कुछ उनकी जांचें होती है, मतलब कुल मिलाकर इसका जो इलाज की प्रक्रिया होती है किस तरह से रहती है पूरी निमोनिया की? जी, तो इसमें निमोनिया अगर किसी को है तो उसके सिम्टम्स और ड्यूरेशन के हिसाब से उसके जांच और इलाज किया जाता है, किस प्रकार का निमोनिया उसके आधार पे। अगर निमोनिया सिंपल है तो बहुत कुछ जांच करने की जरूरत नहीं होती है, कुछ ब्लड प्रोफाइल्स होते हैं, कुछ बेसिक इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उसके हिसाब से एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीफंगल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ निमोनिया, उसके एक्सरे को देख के, उसके क्लिनिकल बैकग्राउंड को देख के किया जाता है। अगर निमोनिया सीवियर है तो उसमें कई बार आईसीयू में रख के पेशेंट का जांच करना पड़ता है, जिसमें बहुत सारे ब्लड टेस्ट, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट, पेशेंट का बैकग्राउंड देखते हुए, उनकी पुरानी बीमारियां, किस किस प्रकार की बीमारियां, कई बार 4-5 बीमारियां साथ में होती है, उन मरीजों में जांच थोड़ी लंबी करनी पड़ती है। और लंबी जांच करने के बाद एक सटीक निष्कर्ष पे आते हैं कि किस प्रकार की निमोनिया है, ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ, कौन से वायरस की वजह से हुआ, कौन से फंगस की वजह से हुआ, या कौन से पैरासाइट की वजह से। इस प्रकार से उसकी कैटेगराइजेशन की जाती है, उसके हिसाब से उसकी दवाइयां निश्चित की जाती है और इलाज चालू किया जाता है। तो पेशेंट को स्टेबलाइज और इलाज दोनों साथ साथ किया जाता है। तो किस स्टेज में है निमोनिया के, उसके आधार पर उसके इलाज को तय किया जाता है। निश्चित है, लेकिन एक चीज आप जिक्र कर रहे थे, मैंने गौर किया है कि जो निमोनिया का मुख्य कारण होता है उसमें कहीं ना कहीं बैक्टीरिया शामिल होता है, बैक्टीरिया की वजह से इस तरह की चीजें होती है। तो मुझे लगता है कि सबसे जरूरी यही होता होगा कि सावधानियां कहीं ना कहीं लोग बरते, तो आखिर किस तरह से इन सब चीजों से बचा जा सके, बैक्टीरिया ना फैले और इतनी गंभीर बीमारी से हम बच सके। तो सावधानियां ही शायद एक अहम कदम होगा इन बीमारियों से बचने के लिए। बिल्कुल, सावधानी में, जैसा कि हमने कोविड के समय भी हम एक दूसरे से बहुत सावधान रहते थे इन्फेक्शंस को फैलाने से, वो एक वायरस के जरिए फैलता था, वैसे ही आज की डेट में, क्योंकि अभी हमारा जो सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, फिर उसके बाद विंटर सीजन आता है, इसमें काफी निमोनिया होते हैं। तो उन लोगों को, जैसा मैंने पहले बताया था, रिस्क वाले पेशेंट्स या रिस्क वाले पॉपुलेशंस, उन लोगों को खासते भीड़ वाली जगह में नहीं जाना चाहिए, कोई खास रहा है तो उस पर थोड़ा दूर रहें, या कॉफ की एटिकेट्स, प्रॉपर एटिकेट्स को फॉलो करें। इस तरह की छोटी छोटी चीजें, हैंड सैनिटाइजर, अपने आप को सुरक्षित रखें, तो इस तरह से आप बचे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ जिन लोगों को ये सब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट की, किडनी की, लंग्स की, ब्रेन की, अगर लंबे समय तक बीमारियां हैं, कैंसर है या स्टेरॉइड की दवाइयां चल रही है या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है, उन लोगों के लिए स्पेशली एडल्ट वैक्सीनेशन भी होता है। इसमें अलग अलग बैक्टीरियाज के हिसाब से भी वैक्सीनेशन होता है, वायरस का भी होता है, और 2-3 वायरस टाइप के भी वैक्सीन आते हैं। तो एडल्ट वैक्सीनेशन शेड्यूल्स होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जी
निश्चित ही। अमित जी, देखिए, गर्दन दर्द को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, और एक चीज मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगी, आज की जो जीवन शैली है, क्योंकि काफी बदलाव हो चुका है इस जीवन शैली में, बल्कि अधिकतर ये देखा जाता है जैसे कॉर्पोरेट जो जॉब होती है उसमें 9-9 घंटे तक एम्प्लॉय बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, और उसके अलावा अगर वो घर पर भी जाएंगे तो फिर वो फोन को यूज करेंगे, लंबे टाइम तक फोन को यूज किया जाता है। मतलब अगर अब देखा जाए तो पहले एक सोने का टाइम होता था, लेकिन अब सोने की दिनचर्या मतलब पूरी खराब हो चुकी है दिनचर्या अपनी। और दूसरा ये भी देखा जा रहा है कि घंटों लैपटॉप या फोन के सामने रहना पड़ता है। तो क्या ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है? क्योंकि अब जो गर्दन दर्द के जो मामले हैं वो ज्यादा बढ़ चुके हैं, बल्कि युवाओं में, बच्चों में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। अधिकतर पहले ये देखा जाता था कि जो दर्द होता था, घुटनों की बात की जाए, कमर की बात की जाए, ये एक एज के बाद में ज्यादा परेशान करता था। जी, अभी निश्चित तौर से जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, मोबाइल का यूज, लैपटॉप्स का यूज जिस तरह से बढ़ रहा है, ये छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक ये नेक पेन की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। इसका मेन कारण है कि लॉन्ग ड्यूरेशन तक यूज करना। इसके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे आपकी वर्किंग है, 8 आवर्स की वर्किंग है, तो आप उसको डिवाइड करिए। वर्किंग के बीच बीच में 5-10 मिनट्स का पॉज लीजिए, साथ में नेक एक्सरसाइजेस स्टार्ट करिए। योगा एंड एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस भी वन ऑफ द मेन कॉज है आपके नेक पेन के लिए। हेडेक साथ में रहता है ऐसे मरीजों में, तो योगा और मेडिटेशन करना, साथ में नेक की एक्सरसाइजेस, बैक की एक्सरसाइजेस करना, जिससे लंबे समय तक हम वर्किंग इजीली कर सकते हैं, पेनलेस कर सकते हैं। दूसरी बात है कि एक तो मोबाइल, दूसरा जो स्लीपिंग हैबिट है वो बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। लोग नाइट में भी, स्लीपिंग टाइम में भी मोबाइल यूज करते हैं लाइट ऑफ करके, वो भी हमको अवॉइड करना चाहिए। हमारा जो पिलो का साइज है वो भी एडेक्वेट होना चाहिए। जिनको कंटिन्यूस नेक पेन, उनको सर्वाइकल पिलो यूज करना चाहिए। साथ में वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए। ऐसे वर्कर्स जिनका वेट लिफ्टिंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है या सडन जर्की मूवमेंट्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अपनी एक लिमिटेशन होती है वेट लिफ्टिंग की, उसको समझना चाहिए। स्पेशली जो हमारे वेट लिफ्टर्स हैं, या आजकल जिम्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया है, वहां पर भी ऐसा होता है कि अगर आप 5 और 10 केजी तक हैं, सडन आप 15 केजी या 20 केजी एलिवेट करते हैं और सडन आपको बैक पेन और नेक पेन स्टार्ट हो जाता है। इनिशियली वो माइल्ड होता है, लेकिन वो ग्रेजुअली बहुत बढ़ सकता है, इवन पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ओल्ड एज के पेशेंट्स में बोन बहुत वीक होते हैं, ऐसे मरीजों में कैल्शियम हमारा इंपॉर्टेंट होता है। B12 हमारी नर्व्स के लिए, B12 इज ए मेन विटामिन। तो स्पेशली वेजिटेरियंस में इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो कई बार सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो विटामिन B12, D3, कैल्शियम, इनका सप्लीमेंट्स पोस्ट मेनोपॉजल, प्री मेनोपॉजल और बच्चों में भी आजकल जरूरी हो गया है। तो अपनी नेक और बैक को लंबे समय तक स्टेबल रखने के लिए, हमारी बोन्स को स्टेबल रखने के लिए सप्लीमेंट्स और एक्सरसाइजेस रेगुलर करना चाहिए। जी, निश्चित ही। और ये तो हमारे बड़े बुजुर्ग पे कहते आए हैं कि योगा से सब कुछ होगा, बल्कि अभी अगर बात की जाए वर्तमान में, तो चाहे सरकारों की बात करें या कोई भी हो, अधिकतर ये लोग योगा पर तो फोकस कर ही रहे हैं, और योगा होना भी बिल्कुल जरूरी हो जाता है। अमित जी, लेकिन एक बात ये देखी जा रही है कि गर्दन को लेकर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि लैपटॉप हुआ, मोबाइल का लंबे समय तक यूज हुआ, तो ये गर्दन में दर्द का कारण हो सकता है, लेकिन एक ये नॉर्मल कारण हो सकता है। तो मैं इसका भी जानना चाहूंगी कि ये जो पेन अगर बना हुआ है लगातार, तो डॉक्टर से परामर्श अगर हम लेते हैं तो फिर इसमें क्या कुछ इलाज किया जाएगा, और क्या ये कोई गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकता है? क्योंकि हमारी जो नसें रहती है, जो शरीर में नसें रहती है, वो जॉइंट रहती है कहीं ना कहीं। कभी कभार जो कमर का दर्द है वो पैर तक जाता है, गर्दन भी क्योंकि ऐसी ही चीज है। कभी कभार ये देखा जाता है कि सर से लेकर पूरे गर्दन तक पेन रहता है, या फिर बैक पेन हो जाता है गर्दन के साथ साथ। तो क्या कोई गंभीर बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं ये? जी, जैसे मैंने बताया, एक तो पहले नॉर्मल चीजें हैं जो आपके पोस्चर और स्लीप से रिलेटेड है, बट हमारे स्पाइन में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। हमारे स्पाइन, रीढ़ों में स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट करता है, उससे भी नसों में प्रॉब्लम आ सकती है। आर्थराइटिस भी हमारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, उससे भी नेक पेन और साथ में हाथों में दर्द आ सकता है। साथ ही साथ ट्यूमर्स, आजकल दिनों दिन जो है ट्यूमर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं ब्रेन में, स्पाइन में, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारी हाथों में झिनझिनी के लिए। जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता है, ये पैरालिसिस तक कर सकता है।
तो बहुत सारी बीमारियां हैं और उनकी जांचें भी जरूरी हैं। जिस तरह से यदि सिंपल पेन है तो हम लोग इनिशियली मेडिकेशन देते हैं, बट जैसे सिंपल एक्सरे से हमारी बोनी प्रॉब्लम्स रूल आउट हो जाती हैं। बट यदि नसों में प्रॉब्लम आ रही है तो एमआरआई या सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारे प्रॉब्लम्स उचित रूप से समझी जाती हैं और उसका या मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या फिर कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट, कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। तो वो डिसाइड करने के लिए हमें इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड होते हैं। साथ में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जैसे कि मैंने बताया B12 की कमी होती है तो B12, D3, आर्थराइटिस में RA फैक्टर और मल्टीपल जो है आर्थराइटिस से रिलेटेड ब्लड टेस्ट करने होते हैं। साथ ही साथ कुछ इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए अदर ब्लड टेस्ट भी करने होते हैं। जी निश्चित ही तमाम इलाज की प्रक्रिया आपने बताई है। बालकृष्ण जी, देखिए निमोनिया को लेकर हमने इलाज के बारे में तो बात की ही है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि लोग लापरवाही बहुत से केस में बरत रहते हैं। जैसे कि उनको निमोनिया हुआ और उन्होंने या तो नॉर्मल किसी भी डॉक्टर को दिखा दिया या फिर लंबे समय तक इलाज करवाया तो फिर फॉलो नहीं किया उन्होंने। तो क्या ये भी कोई गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, यानी कि वो बीमारी है और बढ़ के गंभीर रूप क्या ले सकती है? दूसरा, क्या निमोनिया एक नॉर्मल इंसान के बजाय उन लोगों को ज्यादा इफेक्ट करता है जिनको पहले से कुछ बीमारी रही हो, जैसे हृदय से संबंधित बीमारियां या फिर कुछ पुराने रोग रहते हैं लोगों को, तो क्या उन लोगों में ये ज्यादा इफेक्ट करता है? जी, पहले मैं आपके सेकंड सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उन लोगों को बिल्कुल ज्यादा इफेक्ट करता है जिनको दूसरी बीमारियां हैं। वे लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, सभी जितने भी लिजनर्स हैं उन सभी को ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके चैनल के माध्यम से। ये जिन लोगों की पुरानी बीमारियां हैं, चाहे वो हार्ट की हो, किडनी की हो, लीवर की हो, पेट की हो, कहीं के भी हो, ब्रेन की हो, और लंबे समय से कोई भी दवाइयां चला रहे हैं, चाहे वो डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी भी प्रकार की कोई दवाइयां लंबे समय तक चल रही हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और उन लोगों को निमोनिया होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, कि खासकर वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया। और जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कम होती है उनको फंगल निमोनिया भी होता है। और फेफड़ों में कभी किसी को टीबी हुआ हो या पहले कभी किसी को निमोनिया हुआ हो या फेफड़ों की दूसरी बीमारी, अन्य बीमारियां हैं, उन लोगों को निमोनिया रिपीटेड होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से वो सभी लोग जिनको पुरानी बीमारियां हैं वो बिल्कुल सतर्क रहे, हाइजीन बरते, और किसी को सर्दी खांसी घर में है तो उनसे दूरी बना के रखें। और आपके जो पहला सवाल था कि इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी होते हैं, इसके जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं अगर हम प्रॉपरली ट्रीट नहीं कराएं तो सबसे पहले तो वो जो ऑर्गन है, फेफड़े हैं, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेंगे और निमोनिया काफी हद तक बढ़ जाएगा और कंडीशन सीरियस हो गई। अगर किसी तरीके से ट्रीटमेंट करा भी लिए, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, और ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से फेफड़ों की जो संरचनाओं में, स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आते हैं वो चेंजेस इरिवर्सिबल हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जिसे ब्रोंकेक्टेसिस कहा जाता है। फेफड़े में छोटे छोटे छेद पड़ जाते हैं, वो लंबे समय तक रहते हैं, जीवन भर रहता है, कभी ठीक नहीं होता और वो फिर बार बार निमोनिया होने के कारण बनते हैं। इसमें अक्सर आप देखे भी होंगे, पोस्ट कोविड भी कई लोग थकान हो जाता है, कुछ लोग को निमोनिया होने के बाद कई लंबे समय तक थकान, सांस फूलना, भारीपन लगना, छाती में दर्द होना, खांसी लंबे समय तक रहना, ये सब चलता रहता है। तो ये उन लोगों को है जिनकी निमोनिया सही तरीके से ना जांच हुई ना इलाज हुआ, उन लोगों को लॉन्ग टर्म इफेक्ट कुल भी मिलाकर यदि आपको थोड़े भी लक्षण दिखते हैं तो इसमें लापरवाही बिल्कुल बरतने की जरूरत नहीं है, खासतौर पर अगर पहले से किसी बीमारी से ग्रसित है। अमित जी, आपसे अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि अभी बात की जा रही थी इम्यूनिटी की, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि लोगों की अब कम होती जा रही है और सीधा इफेक्ट इसका खान पान पर हो सकता है। लोग बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन वगैरह वो इतना ले नहीं रहे हैं, विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लक्षण हो सकता है शायद। जो दर्द जिस तरह से सामने आ रहे हैं लोगों में, जॉइंट में जो दर्द हो रहे हैं, चाहे कमर दर्द की बात हो, गर्दन दर्द की बात हो, ये तमाम चीजों की। जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जैसा आपने बताया, साथ में ये तो सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ती है, साथ में एडिक्शन। एडिक्शन एक बहुत बड़ी चीज है। स्मोकिंग हैबिट और जो अल्कोहल है, ये दोनों चीजें भी बहुत वर्स्ट है नेक पेन के लिए। स्मोकिंग हैबिट से हमारे लिगामेंट्स पे इफेक्ट आता है। दूसरी चीज है जो ड्रिंकिंग हैबिट है, उसके कारण एक्सीडेंट्स और फॉल फ्रॉम हाइट, यानी ऊंचाई से गिरने के केसेस बढ़ रहे हैं।
वो भी बहुत मुख्य कारण है नेक पेन का। इनिशियली पेन के साथ होता, बाद में वर्टिब्रा या मतलब हड्डियों में फ्रैक्चर भी हो सकता है उससे, वो भी लंबे समय तक पेन दे सकते हैं। तो इस तरह से लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, सप्लीमेंट्स को लेना है। साथ में एक फिजियोथेरेपी की बात करना चाहूंगा इसमें मैं, कि पेन के लिए इनिशियली कई लोग फिजियोथेरेपी स्टार्ट कर देते हैं विदाउट फिजिशियन से कंसल्ट किए, वो भी कई बार बहुत हार्मफुल हो जाता है पेशेंट के लिए। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि पहले हमारे नेक पेन का कारण जान लें। वो कारण क्या है? फिजियोथेरेपी हमारे ट्रीटमेंट का एक पार्ट है जो आपके पेन को रिलीव करता है। बट यदि कोई दूसरी समस्याएं हैं स्पाइन से रिलेटेड, तो वो फिजियोथेरेपी से बढ़ भी सकती हैं। तो पहले कारण जान लें, उचित इलाज कराना बहुत इजी हो जाता है। एक बार फाइनल डायग्नोसिस बन जाए तो फिजियोथेरेपी, मेडिकल ट्रीटमेंट प्लस सर्जिकल ट्रीटमेंट, ये फाइनल ट्रीटमेंट होता है। प्लस अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन, एडिक्शन से दूर रहना, सप्लीमेंट्स लेना और स्ट्रेस से रिलीव होना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए योगा भी बहुत जरूरी है। थैंक यू। निश्चित ही आप बहुत बेहतर बात कह रहे हैं कि पहले कंसर्न करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आप दोनों ने जिक्र किया कि पहले ये देखना पड़ता है कि आखिर किसी भी बीमारी का स्टेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही इलाज किया जाएगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाई कि किस तरह से इन बीमारियों से बचा जा सके। दोनों बीमारियों के बारे में खास चर्चा हम लोगों ने की है। देखने में ये नॉर्मल बीमारियां हैं, लेकिन इनके गंभीर लक्षण हो सकते हैं अगर आप समय से इलाज नहीं लेते हैं या अपने मन से कोई घरेलू उपाय आप कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिलहाल नमस्कार।